Hello everyone, we are again here in my lecture. We were studying the topic reaction mechanism of inorganic complexes. ठीक है, कितना पढ़ा अभी तक? लेबिलिटी, इनर्टनेस के बारे में हम लोगों ने जाना, उसके फैक्टर्स के बारे में जाना, SN1 रिएक्शन का एक्चुअल में क्या मैकेनिज़्म होता है वो देखा, SN2 रिएक्शन का क्या मैकेनिज़्म होता है हमने वो देखा. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसिड हाइड्रोलिसिस पढ़ा. एसिड हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज़्म क्या है वो मैंने बताया. अच्छा, तो जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसिड हाइड्रोलिसिस पढ़ा उसमें मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो लीगेंड हैं वो आपके इनर्ट हैं. ठीक है, मतलब जो इनर्ट लीगेंड है वो ना पाई डोनर है ना पाई एक्सेप्टर है. उस केस में हमारा एसिड हाइड्रोलिसिस कैसे होगा वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. ठीक है, तो इनर्ट लीगेंड मतलब मैंने बताया था कि वो लीगेंड जो कि कॉम्प्लेक्स में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक रह जाते हैं. ठीक है, जो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इनर्ट लीगेंड. ठीक है, तो जो हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में लास्ट क्लास में पढ़ा एसिड हाइड्रोलिसिस, वो उन इनर्ट लीगेंड के बारे में था जिसमें से कोई पाई डोनर या फिर पाई एक्सेप्टर नहीं था. ओके, क्लियर है. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एसिड हाइड्रोलिसिस उन केस में कैसे होता है जब कोई न कोई एक इनर्ट लिगेंड हमारा पाई डोनर है, ठीक है, या फिर पाई एक्सेप्टर है. तब क्या प्रोसेस होता है या फिर क्या उसका मैकेनिज़्म होता है वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो पहले चीज़ हम बता दें कि पाई डोनर्स होते क्या हैं. ठीक है, वैसे लिगेंड्स जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो. ठीक है, मतलब उनके p ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा प्रेजेंट हों जो कि बॉन्डिंग में भाग नहीं लिए. ठीक है, वैसे लिगेंड्स को हम कहते हैं कि वो पाई डोनर हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास बॉन्ड बनाने के अलावा एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट है उनकी p ऑर्बिटल में जो कि शेयरिंग में काम आ सकता है, जो कि डोनेशन में काम आ सकता है. तो ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं पाई डोनर लिगेंड. ठीक है, तो अब हम लोग जो एसिड हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे पाई डोनर के बारे में, तो हम लोग दो कन्फर्मेशन हम लोग जानते हैं, एक सिस होता है, दूसरा आपका ट्रांस होता है. तो हम इसमें दोनों ही चीज़ पढ़ेंगे कि वो केस जब हमारा लिविंग ग्रुप और हमारा जो आपका ये पाई डोनर लिगेंड है, ये अगर आपका सिस प्रेजेंट है, सिस में है, सिस कन्फर्मेशन में है, तब क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है हाइड्रोलिसिस का. ठीक है, दूसरा केस कि जब हमारा ये इनर्ट लिगेंड जो कि पाई डोनर है वो लिविंग ग्रुप के ट्रांस पोजिशन पे प्रेजेंट है, उस केस में क्या कंडीशन हो रहा है और क्या मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है. ठीक है, तो पहले हम सिस कॉम्प्लेक्स में देखते हैं. हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कोबाल्ट का. ठीक है, कोबाल्ट 2+ है इसमें आपका, सॉरी -2 -1, हाँ ठीक है, सही है. तो आपका इसमें कोबाल्ट 3+ है. ठीक है, 3+ है आपका कोबाल्ट, CO3 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर है. और इसमें आपके लिगेंड्स कौन कौन से प्रेजेंट है देखिए. कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स देखिए, एक OH लिगेंड प्रेजेंट है, एक क्लोराइड लिगेंड प्रेजेंट है. ठीक है, OH का -1 हो गया, Cl का भी -1 हो गया, तो ये दोनों मिलके -2, बाहर गया प्लस हो जाएगा तो वो +3 बन जाएगा. ठीक है, और ये ईन जो है वो आपका क्या है, इथिलीन डाई अमीन. बताया था इस लास्ट लेक्चर में EN का फुल फॉर्म इथिलीन डाई अमीन. ये बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, मतलब कि एक ही लिगेंड में दो कोऑर्डिनेशन करने की क्षमता होती है. ठीक है, बाइडेंटेट है. तो बाइडेंटेट है वो भी 2 है, तो 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, एक OH और एक Cl, टोटल आपके 6 हो गए. मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, 6 हो गया. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये. ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कौन सा कॉम्प्लेक्स है, सिस कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि हमारा OH जो कि इनर्ट लिगेंड है और ये OH हमारा क्या है, पाई डोनर है. ठीक है, पाई डोनर है क्योंकि O के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये OH हमारा Cl के सिस पोजीशन में है. ठीक है, ये ईन जो है आपस में सिस में है और OH और Cl भी आपस में सिस में है. तो एक ये कोबाल्ट 3 का कॉम्प्लेक्स हम लोग ले रहे हैं, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं उसमें OH की जगह पे हमने क्या ले लिया है,
NH3 ले लिया है, अमोनिया, ठीक है। दूसरा वाला भी बिल्कुल वही कॉम्प्लेक्स, कोई अंतर नहीं है, बस पहले वाले में हमने OH लिया है लिगेंड, इनर्ट लिगेंड, दूसरे वाले केस में हमने क्या ले लिया है, अमोनिया ले लिया है लिगेंड, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे हो रहा है ये। तो जब इनका रेट देखा गया, हाइड्रोलिसिस का जो रेट हो रहा है रिएक्शन का सिस कन्फर्मेशन में, ये देखिए OH और Cl, एक हमारा इनर्ट लिगेंड OH है और दूसरे वाले केस में हमारा इनर्ट लिगेंड क्या है, NH3 है। बाकी कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स हमारे सेम है, दोनों की पोजीशन क्या है, सिस है। किसके सिस है, जो हमारा लीविंग ग्रुप है, जो हमारा लीविंग लिगेंड है उसके सिस में है हमारा, ठीक है। तो हमने जब रिएक्शन दोनों का किया तो ये देखा कि जो OH जिसमें प्रेजेंट था उसका रिएक्शन कांस्टेंट देखिए, रेट कांस्टेंट 1200, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। दूसरा हम लोग जब उसको अमोनिया से रिप्लेस किया NH3 से, तो उस केस में देखिए इसका जो आपका रेट कांस्टेंट है वो कितना है, 0.05 है। तो पहला वाला जो हमारा है जिसमें कि OH लिगेंड प्रेजेंट है सिस पोजीशन में, वो बहुत फास्ट है इन कंपैरिजन टू जिसमें कि अमोनिया प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपको क्लियर है, ये रेट क्लियर है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने जब दोनों कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करा के देखा तो ये देखा कि जिसमें OH प्रेजेंट था वो आपका बहुत फास्ट था रेट, और जिसमें NH3 प्रेजेंट था वो आपका रेट बहुत स्लो था, ठीक है। तो ये हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये हम OH से एक्सप्लेन करेंगे। OH हमारा पाई डोनर लिगेंड है, ठीक है। OH हमारा पाई डोनर लिगेंड है, इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये अब क्या करेगा, जो आपका मेटल है बीच में कोबाल्ट है जो कि +3 स्टेज पर है, इसका जो D2sp3 ऑर्बिटल है, ठीक है, इसका जो D2sp3 ऑर्बिटल है उसमें एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल भी हैं, ठीक है। तो ये जो आपका OH का p ऑर्बिटल में जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो आपका ओवरलैपिंग करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा d ऑर्बिटल में। किसके d ऑर्बिटल में, जो सेंटर मेटल हमारा है, जो मेटल आयन जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। जो OH है हमारा वो पाई बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, OH का p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है मेटल के d ऑर्बिटल से, ठीक है। ये देखिए यहाँ देख के आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए ये आपका कोबाल्ट का ऑर्बिटल है और ये आपका OH का p ऑर्बिटल, तो ये दो आपस में क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका पाई बॉन्डिंग बना दे रहे हैं इसमें। और ये जो ज्योमेट्री दिखाई गई है, जो इंटरमीडिएट हमारा जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है, sp इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। मतलब कि हमारा पहले जो लिविंग ग्रुप है Cl- वो निकल गया, निकलने के बाद जो आपका 5 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो क्या है, sp, मतलब कि स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बन रहा है। और उसकी जो ज्योमेट्री है वो OH और सेंटर मेटल की, मतलब जो पाई डोनर है और जो हमारा मेटल आयन है बीच में, उनकी जो ज्योमेट्री है वो भी काफ़ी सिमिट्री में है कि उसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारा स्लो स्टेप है जिसमें कि हमारा लिविंग ग्रुप निकलता है, और दूसरे स्टेप में हमारा वाटर आके अटैक कर लेता है। यहाँ पे देखिए H2O लग गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात यहाँ बताया गया है कि जो हमारा रेट में जिसमें OH है वो रेट फास्ट है और NH3 का रेट हमारा स्लो है। दोनों ही बेस हैं, लेकिन जो दोनों के बेसिसिटी के डिफरेंस है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये क्यों ये रेट स्लो और फास्ट हो रहा है। ये केवल और केवल पाई बॉन्डिंग जो कैपेसिटी है OH लिगेंड की, उसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं हम यहाँ पे OH जो हमारा लिगेंड है वो अपने फील्ड p ऑर्बिटल से मेटल के d ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रहा है, लेकिन जो NH3 है वो ये ओवरलैपिंग नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के कोऑर्डिनेशन में यूज़ हो गया है और कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है जो कि अनयूज्ड हो, जो कि वो शेयरिंग में काम कर सके, ठीक है। तो ये हमारा sp इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब हमारे ज्योमेट्री ट्रांस है, मतलब कि जो हमारा ये इनर्ट पाई डोनर लिगेंड है, ठीक है, और दूसरा हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, ट्रांस पोजीशन में है, ठीक है। तो जब ट्रांस पोजीशन में है तो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया सिंपली
यहाँ देखिए 2 कॉम्प्लेक्स लिया कोबाल्ट का हम लोगों ने, फिर से वैसे ही किया, एक आपका हाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स लिया, एक आपका अमीन कॉम्प्लेक्स लिया, ठीक है। तो अब इसमें भी वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो आपका OH वाला कॉम्प्लेक्स था उसका देखिए 160 × 10⁻⁵ जा रहा है रेट कांस्टेंट, और दूसरा जिसमें कि हम लोगों ने अमोनिया यूज़ किया है, अमीन कॉम्प्लेक्स है जो, वो आपका 0.034 है, कम है जो कि, ठीक है। अब हम लोग लेकिन इसको, जैसे पहला सिस वाले में था कि OH का जो अनशेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन था वो आपका कोबाल्ट से ओवरलैप करके रिएक्शन को फास्ट कर रहा था, पाई बॉन्डिंग कर दिया था उसमें वो। देखिए क्या होता है ना कि जब वो पाई बॉन्ड बनाने लगता है तो जो आपका सेंट्रल मेटल आयन जो है उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है इलेक्ट्रॉन? जो कि पाई डोनर लिगेंड उसी के कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं? सेंट्रल मेटल आयन को। उसके इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो रही है तो जो मेटल है और जो लिगेंड जो कि टूटने वाला है, जो कि बाहर निकलने वाला है, उसका जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा मजबूती कम हो जाती है उसकी, ठीक है। बॉन्ड और लंबा हो जाता है और वो आसानी से लिविंग ग्रुप को निकाल सकता है। हमने आपको पहले भी बताया है लेक्चर में कि जैसे जैसे हमारा जो मेटल है उसका जो चार्ज है वो बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाती है तो वो अपने बॉन्ड को आसानी से तोड़ नहीं सकता, ठीक है। वो लिविंग ग्रुप को आसानी से निकाल नहीं सकता, मैंने बताया है पहले क्लासेस में आपको। तो जो इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में तो हमारा जो लिगेंड एक प्रेजेंट है जो कि उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो जो उसकी कमी है, जो उसका पॉजिटिवनेस है, वो क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। जब मेटल की जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो कम होती जा रही है तो वो आराम से क्या कर दे रहा है? बॉन्ड को तोड़ दे रहा है, तुरंत 5 कोऑर्डिनेट मेंबर बन जा रहा है, स्क्वायर पिरामिडल आपका इंटरमीडिएट बन जा रहा है। सिस के केस में ऐसा हो रहा था, लेकिन हम उसी तरीके का पाई ओवरलैप ट्रांस कॉम्प्लेक्स में नहीं उम्मीद कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें वो जो ज्योमेट्री है, लिविंग ग्रुप यहाँ पर है आपका, यहाँ सेंट्रल मेटल है और यहाँ आपका OH है, दोनों ट्रांस है, लिविंग ग्रुप और OH। यहाँ पे इनकी जो सिमिट्री है ना, वो ओवरलैपिंग वाली सिमिट्री नहीं होगी जैसा कि हमने सिस कॉम्प्लेक्स में देखा था, ठीक है। लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि अगर ऐसा होता कि हमारा वही चीज़ फॉलो करता जो सिस कॉम्प्लेक्स में फॉलो कर रहा है, तो वो तो इसमें हम देख नहीं पा रहे क्योंकि सिमिट्री इसमें अलाउ नहीं कर रही है। इसमें पोजीशन क्या है? उल्टा है, ट्रांस है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स वाला का रेट जो है वो ज़्यादा है अमोनिया कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो इसको हम किसी और इंटरमीडिएट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना तो श्योर है कि इसमें स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि सिस वाले में उनका पोजीशन ऐसा था कि वो ओवरलैपिंग को फेवर कर रहा था, लेकिन ट्रांस पोजीशन में उनका सिमिट्री जो है, वो सिमिट्री है वो एक जैसी नहीं है। समझ रहे हैं? कोई भी बॉन्डिंग होने के लिए, ओवरलैप होने के लिए जो आपके ऑर्बिटल्स की सिमिट्री है वो सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांस कॉम्प्लेक्स में जो आपकी सिमिट्री है वो सेम नहीं हो पा रही है। कब? जब हमारा वो स्क्वायर पिरामिडल फॉलो करेगा। तो रेट भी हमारा फास्ट हो रहा है और हमको ये भी पता है कि सिमिट्री जो है वो sp इंटरमीडिएट नहीं बनने देगी। तो ऑब्वियस है कि इसमें कोई दूसरी चीज़ हो रही है। वो क्या है? इस केस में ऐसा हो सकता है कि हम लोग की जो इंटरमीडिएट बन रहा है, हम लोगों ने पढ़ा था कि SN1 डिसोसिएशन मैकेनिज्म में 2 तरीके के इंटरमीडिएट बनते हैं। मैंने बताया था आपको, एक स्क्वायर पिरामिडल बनता है और एक ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट बनता है, बताया था। मैंने ये भी कहा था जब तक कि पाई डोनर लिगेंड नहीं प्रेजेंट है, आपके sp इंटरमीडिएट ही बनते हैं ज़्यादातर, अधिकतम। लेकिन अगर पाई डोनर प्रेजेंट हैं तब हम उसमें TBP को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ इस केस में पाई डोनर लिगेंड प्रेजेंट है प्लस पोजीशन ट्रांस है, जिसकी वजह से वो sp नहीं बना पा रहा है। तो इस केस में जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगा। मैंने ये भी बताया था कि sp से TBP बनने के लिए बॉन्ड के मूवमेंट होते हैं, 1-2 बॉन्ड के मूवमेंट होते हैं, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होता है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि हमारा जब TBP बनेगा और तब जो आपका पाई डोनर आपका OH है वो सेंट्रल मेटल लिगेंड से जो है पाई बॉन्ड बनाने लगेगा, क्योंकि TBP की जो ज्योमेट्री है वो फेवर करेगी सिमिट्री दोनों में ओवरलैपिंग कराने की। तो जो ओवरलैपिंग, देखिए कोई चीज़ अगर ओवरलैपिंग हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है, तो वो और स्टेबल हो रहा है, उसकी एनर्जी मतलब
एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब कि जो सिस्टम है हमारा उसकी एनर्जी खुद की क्या हो रही है, वो घट रही है। ठीक है, तो जो ये बॉन्डिंग करने से जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो एनर्जी आपका इतना ज़्यादा होता है कि हमारा वो जो एनर्जी इसको एसपी से टीबीपी में बनने के लिए चाहिए वो बहुत कम होती है। तो इसलिए हमारा टीबीपी बनना इसमें फेवर करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये वही चीज़ में लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है जो मैंने बता दिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसमें, ये देखिए, ये आपका ट्रांस कॉम्प्लेक्स है जहाँ की OH और Cl दोनों लिविंग ग्रुप और पाई डोनर जो लिगेंड दोनों ट्रांस पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये आपका sp बनना था लेकिन ये बहुत अनस्टेबल होगा, इस केस में हमारा रेट फास्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल 35 चेंज हो रहा है 180 डिग्री से 120 डिग्री पे, और ये आपका ट्रायंगल के फॉर्म में बन गया। अब जब देखिए ट्रायंगल के फॉर्म में बन गया तो OH के जो p ऑर्बिटल है और CO का जो d ऑर्बिटल है, देखिए एकदम से सिमेट्री में आ गया है, पोजीशन में आ गया है, ताकि इसमें आराम से पाई बॉन्डिंग हो सके। ठीक है, तो ये आपका स्टेबलाइज हो जा रहा है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो ये हमारा TBP इंटरमीडिएट बन रहा है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, इस केस में जो हमारा लिविंग ग्रुप तो लीव कर गया, TBP इंटरमीडिएट बन गया। अब हमारा H2 उस पर अटैक करेगा, तो जिस पे H2 अटैक करेगा ना, तो उसमें अटैक करने के देखिए दो पोजीशन दिख रहे हैं, इधर से भी कर सकता है 1,5 की ओर से भी कर सकता है इधर से, या फिर 1,3 की ओर से करता है। मतलब कि यहाँ इनको जगह मिल गया, इधर से भी कर सकता है अटैक अगर ये ट्रायंगल है तो, और इधर से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा इसमें कि हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ट्रांस भी मिल रहा है और सिस भी मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? TBP जब ज्योमेट्री बन रहा है तो प्लेनर ऐसा स्ट्रक्चर उसका बन रहा है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल H2O है उसको अटैक करने के लिए दो पोजीशन मिल रहा है। अब वो पोजीशन ऐसे हैं कि जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है कि वो 1,5 और 1,3 बॉन्ड से अगर अटैक करते हैं तो सिस कन्फर्मेशन हमको ऑक्टाहेड्रल सिस ज्योमेट्री मिलती है प्रोडक्ट में, और अगर वो एंगल 3,5 की तरफ से H2O अटैक करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ट्रांस। जबकि हमारा जो रिएक्टेंट था, जहाँ से हमने शुरुआत की थी रिएक्शन की, वो क्या थी? वो ट्रांस थी। ठीक है, तो ये जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है इससे भी हमको क्लियर हो रहा है कि ये स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट नहीं बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनता तो उसमें ऐसी नौबत ना आती कि वो दो तरफ से अटैक कर रहा है, उसमें हमारा प्रोडक्ट वही बनता जो हमारा रिएक्टेंट की ज्योमेट्री है। क्लियर है? इसको हम लोग शॉर्ट में इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि अगर हमारा ट्रांस अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है और पाई बॉन्डिंग लिगेंड उसमें प्रेजेंट है, तो हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा? TBP। अगर TBP बनेगा तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट में क्या क्या होगा? सिस भी होगा और ट्रांस भी होगा। अगर हमारा पाई डोनर लिगेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो सिस है, ठीक है, सिस है, तो हमारा वो sp के थ्रू जाएगा और हमको केवल एक प्रोडक्ट मिलेगा, वो सिस है। इसको ट्रिक बना के चाहे कैसे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि जब हमारा पाई डोनर लिगेंड इनर्ट लिगेंड प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो अगर वो सिस पोजीशन पे है तो sp से जाएगा तो वो सिस प्रोडक्ट ही देगा। ठीक है, अगर हमारा ट्रांस ज्योमेट्री का है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और उसमें पाई डोनर लिगेंड प्रेजेंट है तो वो TBP इंटरमीडिएट से जाएगा, तो हमको सिस और ट्रांस दोनों ही प्रोडक्ट मिलेंगे। ये सारी बातें क्लियर है आप लोगों को? ये हमने आपको जो बताया अभी, वो क्या बताया? ये हमने आपको बताया एसिड हाइड्रोलिसिस तब की बात है जब पाई डोनर लिगेंड हमारे इनर्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स में जो इनर्ट लिगेंड है उसमें से कोई एक आपका पाई डोनर है। ठीक है, ओके। तो कंक्लूजन में हम लोगों ने क्या देखा? इन द एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्डिंग इनर्ट लिगेंड बोथ सिस एंड ट्रांस आइसोमर एक्वेट थ्रू। जब हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई भी इनर्ट लिगेंड पाई डोनर नहीं है, उस केस में सिंपल मैकेनिज्म होगा, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के थ्रू रिएक्शन होगा, सिस वाला सिस प्रोडक्ट देगा, ट्रांस वाला ट्रांस प्रोडक्ट देगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर हमारे पाई बॉन्ड वाले लिगेंड इनर्ट लिगेंड प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में, तो अगर सिस आइसोमर है तो वो sp इंटरमीडिएट से जाएगा, ट्रांस आइसोमर है तो वो TBP इंटरमीडिएट से जाएगा। ठीक है, और अगर सिस है तो वो sp से जाएगा तो वो सिस प्रोडक्ट ही देगा, अगर ट्रांस है तो वो TBP से जाएगा और सिस ट्रांस दोनों ही प्रोडक्ट देगा। ठीक है, सारे ही केस में, थर्ड पॉइंट देख लीजिए, सारे ही केस में हमारा जो मैकेनिज्म है वो कौन सा चल रहा है? SN1 डिसोसिएशन मैकेनिज्म।
ठीक है। और भी पाई बॉन्डिंग इनर्ट लिगेंड, ये तो मैंने जो आपको किस्सा कहानी बताया ये सब किसका था, जब OH प्रेजेंट था, ठीक है। और भी ऐसे लिगेंड है पाई डोनर लिगेंड है, जैसे कि NH2 माइनस, NH3 और NH2 माइनस में फ़र्क है, देखिएगा ये आपका बेसिक है, NH2 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ठीक है। तो इन सब का मैकेनिज्म भी वैसे ही होगा जैसे हमारा OH माइनस कॉम्प्लेक्स का हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल लिया था। ओके तो हम एसिड हाइड्रोलिसिस को 3 भाग में बांटते हैं। पहला क्या था, जब इनर्ट लिगेंड में कोई पाई डोनर पाई एक्सेप्टर नहीं प्रेजेंट है। दूसरा, जब हमारा इनर्ट लिगेंड में कोई पाई डोनर लिगेंड प्रेजेंट है। अब जो तीसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं वो क्या है कि जब हमारा इनर्ट लिगेंड है वो पाई एक्सेप्टर है, ठीक है। पाई एक्सेप्टर वो लिगेंड होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, बल्कि उनके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और उसको उल्टा मेटल को इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है। पाई डोनर में तो लिगेंड खुद के इलेक्ट्रॉन को मेटल से शेयर करते थे, लेकिन पाई एक्सेप्टर जो लिगेंड होते हैं वो ऐसे लिगेंड होते हैं जो इनके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और उसको दूर करने के लिए वो मेटल के इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। इससे आपका मेटल का जो पॉजिटिवनेस है वो और बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन खुद ही कम है और उस पर से वो आपके लिगेंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड से वो शेयर कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी 2 केस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, बिनिनट पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अच्छा, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें भी बिल्कुल वही चीज़ है कि जब हमारा इनर्ट पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो है वो ट्रांस है जब लिविंग ग्रुप के, तब क्या होता है। दूसरा हमारा क्या है, जब हमारा इनर्ट पाई एक्सेप्टर लिगेंड सिस है लिविंग ग्रुप के, तब क्या होता है, ठीक है। एक चीज़ हम बता दें इसमें आपको, अभी तक हम जो मैकेनिज्म पढ़ रहे थे इनर्ट लिगेंड का विदाउट पाई एक्सेप्टर पाई डोनर, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इनर्ट लिगेंड विथ पाई डोनर, इन दोनों ही केस में जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था वो क्या था, SN1 डिसोसिएशन मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन जो हम ये पाई एक्सेप्टर का पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें हम आपको बता दिए ये बात कि जो मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लिगेंड से शेयर कर रहा है, क्योंकि लिगेंड आपके पाई एक्सेप्टर है, डोनर नहीं है, ये लेने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि मेटल जो आपका सेंट्रल मेटल है उसके इलेक्ट्रॉन्स में और कमी आएगी क्योंकि वो और दे रहा है। जब कमी आएगी तो वो अपने लिगेंड को इतने आसानी से नहीं छोड़ पाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी। वो जो ML बॉन्ड होता है जो आपका लिगेंड लीव करने वाला होता है वो और स्ट्रॉन्गली अटैच्ड हो जाएगा मेटल से, छोड़ेगा नहीं वो, ठीक है। ऐसे केस में हम इसमें SN1 मैकेनिज्म नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि बॉन्ड टूटना ही आपका SN1 मैकेनिज्म का जो सबसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो होता है। लेकिन इस केस में क्योंकि आपका जो मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन उल्टा पाई एक्सेप्टर लिगेंड को दे रहा है, तो इस केस में मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग बहुत तगड़ी हो जा रही है, वो उसको जल्दी से तोड़ नहीं सकता, लिगेंड बाहर नहीं निकल सकता। तो ये इस केस में हम लोग जो मैकेनिज्म फॉलो करेंगे वो है SN2 एसोसिएटिव मैकेनिज्म। मतलब हमारा जो पाई एक्सेप्टर के साथ एसिड हाइड्रोलिसिस होता है वो SN2 एसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं SN2 एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारा जो लिगेंड होता है वो पहले जाके अटैक मतलब उस मेटल्स पे लग जाता है, जाके बॉन्ड बना लेता है और 7 कोऑर्डिनेटेड हमारा जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा मेटल का T2G ऑर्बिटल आपके एम्प्टी, और जैसे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे देखिए सब कुछ वही है, बस यहाँ पे हमने एक NO2 लिया है। NO2 बहुत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगेंड है, ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल से आपका जो मेटल कोबाल्ट है उसका T2G ऑर्बिटल जो है ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो जो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जा रहे हैं, वो NO2 के पास चले जा रहे हैं, जिससे कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है। तो ये आपका जो है डिसफेवर करता है डिसोसिएशन मैकेनिज्म को। अटैक ऑफ वाटर सिस टू लिविंग ग्रुप बिकम ईजियर, सो इट फॉलोज एसोसिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म यहाँ पे हमने बता दिया। फाइनली ये प्रोडक्ट है आपका लास्ट वाला। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इस जगह पे ट्रांस नहीं होगा, यहाँ पे देखिए सिस होना चाहिए था, गलती से ट्रांस लिख गया है, तो टाइपिंग मिस्टेक है ये।
तो जब इनर्ट पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, मैंने ट्रांस पोजीशन का बता दिया। अब जो ये दूसरा वाला पॉइंट है वो आपका सिस पोजीशन का है। जब हमारा इनर्ट पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो है वो सिस पोजीशन पे है लिविंग ग्रुप के, उस केस में क्या होगा, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो पाई ओवरलैपिंग हो रही थी हमारे सेंट्रल मेटल आयन की NO2 के एम्प्टी p ऑर्बिटल से, वो थोड़ी कम हो जाएगी। ट्रांस में और अच्छा हो रहा था, लेकिन सिस वाले में हमारा क्या हो रहा है, इसमें कम हो रहा है ओवरलैप, ठीक है। लेकिन फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन जो नॉर्मल सिस, नॉर्मल मतलब कि जो बिना पाई एक्सेप्टर वाले से होते हैं, उससे थोड़ा फास्ट होता है। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि देखिए ट्रेंड कुछ ऐसा है कि जो ट्रांस पाई एक्सेप्टर है उनका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा आगे होता है, उसके बाद सिस पाई एक्सेप्टर, उसके बाद नॉर्मल सिस कॉम्प्लेक्स जिसमें कि कोई पाई एक्सेप्टर या पाई डोनर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। हमने ये क्लियर कर दिया आपका। दूसरा आप क्या है, इंटरमीडिएट के बारे में है, वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपका SN2 मैकेनिज्म जाता है। तो SN2 मैकेनिज्म में भी दो इंटरमीडिएट बनते हैं, एक आपके पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो गया, दूसरा आपका ऑक्टाहेड्रल वेज हो गया। इसमें भी मैंने आपको बताया है कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल को बनाने के लिए कम से कम 4 मेटल लिगेंड बॉन्ड को शिफ्टिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से PBP का जो एनर्जी है वो काफ़ी हाई हो जाता है, ये स्टेबल नहीं है। इसीलिए इस केस में जो हमारा जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है SN2 मतलब कि 7 कोऑर्डिनेटेड आपके इंटरमीडिएट बनेगा, तो इसमें आपका जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो आपकी ऑक्टाहेड्रल वेज होगी, क्योंकि इसमें इतने बॉन्ड की शिफ्टिंग नहीं होती है। इसमें एक तरफ से लिगेंड आता है, एक तरफ से लिगेंड थोड़ा सा खिसक के आपस में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऑक्टाहेड्रल वेज पोजीशन बना लेते हैं, और फिर उसके बाद आराम से उस पर लिगेंड जो बाहर वाला है H2O की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो आपका अटैक कर लेता है, ठीक है। तो पाई एक्सेप्टर के केस में हमने ये जाना कि हमारा मैकेनिज्म जो है SN1 नहीं हो रहा है, हमारा मैकेनिज्म SN2 हो रहा है। क्योंकि SN2 होगा तो दो इंटरमीडिएट बनेंगे, एक या तो PBP बनेगा, एक आपका ऑक्टाहेड्रल वेज बनेगा। क्योंकि PBP हाई एनर्जी चाहिए तो हमारा क्या बनेगा, ये जनरली आपका ऑक्टाहेड्रल वेज बनेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, इसका मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा हुआ है पहले से। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल वेज बनता है आपका, ठीक है। ये इंटरमीडिएट है आपका और यहाँ आपका प्रोडक्ट बन रहा है। दोनों ही केस का एग्जांपल दिखा गया है कि जब सिस है तब क्या हो रहा है, जब ट्रांस है तब क्या हो रहा है, ठीक है। दोनों ही केस में SN2 मैकेनिज्म होगा, दोनों ही केस में आपके OW इंटरमीडिएट बनेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका बेस हाइड्रोलिसिस है, बट मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा, तो इसको हम कल शुरू करते हैं आप लोगों को। बेस हाइड्रोलिसिस हम आपको कल बताएंगे। उसके बाद आपका स्क्वायर प्लेनर पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर ट्रांस इफेक्ट, 4-5 इसमें और पॉइंट्स बचे हैं, तो मुझे लगता है 4-5-6 लेक्चर और लेगा इसमें। ओके, थैंक यू। तो जितना मैंने बताया उसको आप पढ़िएगा, उसको आप समझिएगा और कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि जब नोट्स बनाओगे आप तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तो बस बोल रही हूँ मैं, जब देखोगे और लिखोगे, अपने खुद से नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, थैंक यू।